दोस्तों, आज 2024 की पहली तारीख से हम एनवीएन में एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सप्ताह सारांश। इस प्रोग्राम में हम हफ्ते भर की 3 महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे। 2023 के आखिरी सप्ताह की 3 बड़ी घटनाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहली तो नागपुर में होने वाली कांग्रेस की 139वां स्थापना दिवस समारोह था। दूसरा समाचार प्रधानमंत्री का अयोध्या में रोड शो था। और तीसरी घटना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सामूहिक बलात्कार के आरोपियों की गिरफ्तारी थी। कांग्रेस की स्थापना दिवस के लिए नागपुर को सिलेक्ट करना एक खास किस्म का मैसेज देता है, एक खास किस्म का संदेश देता है। ये इस बात का इशारा है कि कांग्रेस ने इस बार संघ परिवार के घर में घुसकर उस पर वैचारिक हल्ला बोलने का फैसला कर लिया है। बहुत सारे लोगों को इस पार्टी से ये शिकायत थी कि वो विचारधारा की बात नहीं करती। इस बार राहुल गांधी ने अपने भाषण को विचारधारा की जंग करार दिया। इस मामले में उन्होंने देश में डर के माहौल और खुद भाजपा के सांसदों के मन में जो डर है उसका उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस और संघ की विचारधारा में ये अंतर भी है कि वहाँ सिर्फ एक आदमी के मन की बात सुनी जाती है। वहाँ एकाधिकारशाही या डिक्टेटरशिप है, जबकि कांग्रेस में सभी को बोलने का अधिकार है और हर कोई रोक टोक कर सकता है। इसके अलावा राहुल गांधी ने युवाओं में फैली बेरोजगारी की समस्या का भी जिक्र किया और बताया कि फिलहाल देश में जिस तरह की बेरोजगारी है वैसी पिछले 40 सालों में कभी नहीं थी। महंगाई के बारे में उन्होंने बताया कि देश का सारा धन चूंकि चंद लोगों की जेब में जा रहा है, कुछ उद्योगपति जो है उस पर कब्जा कर रहे हैं, इसलिए देश के अंदर बड़े पैमाने पर विषमता बढ़ रही है और लोग जो है वो गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। इस प्रकार जनमानस के मूलभूत प्रश्नों को की ओर उन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न समुदायों की भागीदारी का प्रश्न भी उठाया और कहा कि देश की सर्वश्रेष्ठ 90 केंद्रीय अधिकारियों में केवल 3 का संबंध ओबीसी समाज से है, जबकि उस समाज की जनसंख्या 50% से अधिक है। इसी प्रकार दलित और आदिवासी समाज की भी कोई नुमाइंदगी नहीं है। उन्होंने घोषणा की कि उनकी सरकार दिल्ली में सत्ता संभालते ही जातिगत जनगणना करवाकर सबको उसकी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। इस प्रकार राहुल गांधी ने भाजपा के कमंडल के विरुद्ध मंडल का झंडा उतारकर जो है उसको बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया। यही उनकी सर्वसमावेशी न्याय यात्रा का संदेश है, जो संघ के संकीर्ण हिंदुत्व का तोड़ है। देश को फिलहाल भावनात्मक मुद्दों के बजाय मूलभूत प्रश्नों पर विचारधारा के आधार पर संघर्ष करने की आवश्यकता है। इसी के 2 दिन बाद देश की जनता का भावनात्मक शोषण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच गए। वहां उन्होंने वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। बीजेपी के आलोचक स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि हर मंदिर में वाल्मीकि समाज का पुजारी होना चाहिए। ये भाजपा के लिए असंभव है, इसीलिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में उसने देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं किया, इसलिए कि दलित महिलाओं को गर्भगृह में ले जाने की हिम्मत अभी तक उसमें नहीं है। प्रश्न ये है कि क्या महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे से उतरकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर के गर्भगृह में जा सकेंगी? इस प्रश्न की ओर से ध्यान हटाने के लिए भाजपा ने सोनिया गांधी को आमंत्रित करके एक नया विवाद खड़ा कर दिया और वो इस पर राजनीति करना चाहती है और सारे मीडिया में वही प्रश्न गूंज रहा है। जबकि सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते हैं कि उस मंदिर में तो खुद
नरेंद्र मोदी जी को जाने का कोई अधिकार नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह में सिर्फ 5 लोग मौजूद रहेंगे, जिनमें से एक पीएम मोदी भी होंगे। पीएम के समारोह में भाग लेने की वैधता पर सवाल उठाते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, हम राम भक्त मोदी को अयोध्या में रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पूजा में शामिल होने की अनुमति कैसे दे सकते हैं, जबकि भगवान राम ने अपनी माता सीता को बचाने और युद्ध लड़ने में लगभग 1.5 दशक बिताया था। मोदी अपनी पत्नी को त्यागने के लिए जाने जाते हैं, फिर भी वो पूजा करेंगे। तो बेचारे सुब्रमण्यम स्वामी की कौन सुनता है। रामलला ट्रस्ट के महासचिव और एक भ्रष्ट नेता चंपत राय ने नरेंद्र मोदी जी को विष्णु का अवतार कह दिया और इससे खुश होकर प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को दिवाली मनाने का फरमान जारी कर दिया। इस प्रकार तो कोई राजा भी किसी त्योहार की तिथि नहीं बदल सकता। राहुल गांधी ने अपने भाषण में इसी राजाशाही या इसी तानाशाही की आलोचना की थी। वैसे प्रधानमंत्री इस बार अयोध्या में कुछ कंफ्यूज दिखाई पड़े, क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि हर हिंदू को 22 जनवरी को अयोध्या आना ज़रूरी है, मगर अब उन्होंने कह दिया कि सब नहीं आ सकते, इसलिए आम हिंदू 22 के बाद अयोध्या आए। परंतु बीजेपी के अनुसार मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी अगर 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आते तो वो हिंदू विरोधी कहलाएंगे। खैर, अब चूंकि गुजरात मॉडल का पोल खुल चुका है, इसलिए मोदी जी अयोध्या मॉडल को बेचकर जो है वो इलेक्शन में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। पिछले सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र बनारस से आई और वहां पर सामूहिक बलात्कार के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दुर्दैवी घटना 1 नवंबर को घटी थी। इसमें 3 गुंडों ने एक छात्रा के साथी को हथियार से डराकर भगा दिया था और फिर मंदिर के पास उस छात्रा को ले जाकर सामूहिक बलात्कार किया था और उसकी वीडियो भी बनाई थी। इसके बाद आईआईटी बीएचयू में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया और ये प्रधानमंत्री का चुनाव क्षेत्र है, परंतु वे मौनी बाबा बने रहे। 2 महीने के बाद जिस दिन मोदी जी ने अयोध्या में राम राज की घोषणा की, उसी रात इस सामूहिक बलात्कार के आरोपी पकड़े गए। इन तीनों का संबंध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकल आया। इनमें से एक तो भाजपा पार्षद का दामाद है, दूसरा एक भाजपा नेता का सेक्रेटरी है और तीसरा जो है वो आईटी सेल का सह संयोजक है। तो इस प्रकार ये तीनों लोग जो है वो उनके बारे में ये बात सामने आई कि पहले इन लोगों ने शराब पी, उसके बाद बीएचयू के कैंपस में गए और उस छात्रा का जो है वो सामूहिक बलात्कार किया और 5 तारीख को ये लोग उत्तर प्रदेश से भागकर मध्य प्रदेश चले गए ताकि भाजपा को जो है वो चुनाव जिताया जा सके। तो आप ये देखें कि ये जो कुणाल पांडे है ये आईटी सेल का संयोजक है, सक्षम पटेल सह संयोजक है और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान आईटी सेल की कार्यकारिणी का सदस्य है। इन तीनों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। इससे पहले जब ये घटना सामने आई थी तो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने इस घटना का संबंध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बीजेपी से जोड़ा था। तो इस पर नाराज होकर एबीपी वालों ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। अब वो बात सच साबित हो गई। उत्तर प्रदेश की इनकाउंटर के लिए प्रसिद्ध पुलिस को ये लोग 60 दिनों तक नहीं मिले। योगी के बुलडोजर वाले प्रशासन को अभी तक इन आरोपियों के घर का पता नहीं मिला, परंतु इससे संघ के संस्कार और भाजपा के चाल चरित्र और चेहरा सब दुनिया के सामने आ गया है। पिछले महीने जो 3 नए मुख्यमंत्री बने उन सब का संबंध एबीवीपी से है, परंतु
जिस समय वो लोग संगठन में थे तो भाजपा सत्ता में नहीं थी, इसलिए वो नियंत्रण में थे। अब भाजपा को सत्ता प्राप्त हो गई है, इसलिए उनके अंदर का दरिंदा बाहर आ गया है। आगे चल के संघ का सर्वनाश करने के लिए यही दबंगाई काफ़ी है, क्योंकि देश की जनता कब तक ये गुंडाई बर्दाश्त करेगी। एक दिन उन लोगों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, और जब ये होगा तो जो है इस देश के न्यायप्रिय लोग चैन की सांस लेंगे। हाँ तो दोस्तों, ये था हमारा नया कार्यक्रम समाचार सारांश। आपको कैसा लगा हमें जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर ये आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और जो है वो लाइक करें। हम हर हफ्ते आपकी सेवा में इसी तरह समाचार सारांश के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।